और मगरबी बंगाल से बड़ी खबर, अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शरीक नहीं होंगी ममता बनर्जी। दरअसल 13 जनवरी को दिल्ली में तमाम अपोजिशन पार्टियों की अहम मीटिंग होना है। शहरियत कानून यानी सीएए और एनआरसी के खिलाफ ममता ने तन्हा लड़ने का फैसला किया है। साथ ही साथ ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बंगाल में गंदी सियासत करने का इल्जाम भी लगाया है। जिस तरह से कल हमने देखा था कि वहां पर जो बंद बनाया गया था, भारत बंद था, उसकी ममता ने मुखालिफत की थी और अब ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शरीक नहीं होंगी। 13 जनवरी को ये अहम मीटिंग होना है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो रुख है वो जारहाना होता जा रहा है और अब उन्होंने तन्हा लड़ने का फैसला कर लिया है सीएए और एनआरसी के खिलाफ। क्या कुछ और तफसीलात? बिल्कुल है ना, ये बयान काफी अहम है और एक ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने बयान दिया है जब अपोजिशन जमातें सीएए और एनआरसी के मामले पर मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही हैं और खुद ममता बनर्जी भी इतिहाद की बात कर रही हैं। उन्होंने बार बार कहा था, जब उन्होंने कोलकाता में आपने देखा होगा कि रैली निकाली थी, जिन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी पार्टी का रंग हो, वो उसको मायने नहीं रखता, बल्कि सीए और एनआरसी के खिलाफ उनकी रैली में लोग शामिल हो। और इसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार अपोजिशन जमातों को इस अहम मुद्दे पर, जिस पर पूरे मुल्क में अहम मुद्दा इसलिए कि पूरे मुल्क में इसको लेकर जो है हिमायत में हो या मुखालफत में हो, एक एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। हाँ। तो ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जब ममता बनर्जी अपोजिशन जमातों को, दीगर पार्टियों को साथ लाने की बात कर रही हैं और ऐसे में अब ममता बनर्जी का खुद अकेले सामने आना ये अपने आप में काफी अहम है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से बंगाल में आप देखें कि 2021 में असेंबली का इलेक्शन है, 2020 में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, तो ऐसे में ममता बनर्जी को शायद ये खदशा रहा होगा, शायद ये खदशा हो कि जिस इतिहाद की बात कर रही है, जिस तरह से वो तमाम जमातों को साथ लाने की बात कर रही है, तो कौमी सतह पर अगर ये एक साथ हो भी जाए तो मकामी सतह पर शायद उनको इस इतिहाद का खमियाजा जो है वो शायद भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ मिलकर कल भारत बंद में कदम से कदम मिलाकर वो रैली निकाली है। तो ऐसे में शायद ममता बनर्जी को ये लग रहा होगा कि ये इतिहाद जो है वो कौमी सतह का ये इतिहाद मकामी सतह पर उनको अपनी रियासत में जो है वो कहीं पीछे न ढक। और शायद ममता बनर्जी इस जिस तरह से अपोजिशन जमातें बंगाल में बार बार कांग्रेस और सीपीएम ने कहा है कि वो असेंबली इलेक्शन में साथ आने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस सीपीएम अगर साथ आती है और ममता बनर्जी अलग खड़ी होती है। जी शबाना, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से ममता बनर्जी जो है वो अकेले ही तमाम कदम जो है वो उठा रही हैं, चाहे वो बड़े मार्च की बात हो, रैली की बात हो, सीए के खिलाफ आगे आने की बात हो, एनआरसी के खिलाफ आगे आने की बात हो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले जो बदलते सियासी हालात हैं उसमें ममता दी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए और इसका खमियाजा उन्हें आने वाले इंतखाबात में ना उठाना पड़े। क्या कुछ आपका जो सियासी तज्जिया है वो क्या कुछ कहता है? बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से शानदार कामयाबी हासिल की थी बंगाल में और एक लाल किले को, मतलब कह सकते हैं कि लेफ्ट का जो किला था उसे जो है ममता बनर्जी ने मिसमार किया था और एक तारीख रकम की थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी कि बंगाल में अगर इतिहाद के साथ इलेक्शन लड़ा जाए तो वो गठजोड़ की सियासत, गठजोड़ की जो है वो मामला सामने आए और उन्हें जो है वो किसी के साथ एडजस्ट करना पड़े। अभी भी शायद ममता बनर्जी को यही लगता है। हालांकि आप देखें कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे में ममता बनर्जी बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो ऐसे में शायद ममता बनर्जी को ये लगता है कि वो अकेले ही काफी है। जिस तरह से उनकी रैलियों में आवाम की भीड़ हो रही है, तो शायद उनको लग रहा है कि वो अकेले ही उसी तरह से, जिस तरह से ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस में तारीख रकम की थी और एक बरसर इक़्तिदार जमात लेफ्ट को जो है
वो बंगाल से जो है वो बिल्कुल पिछाड़ा था। जी। तो ऐसे में ममता बनर्जी एक बार फिर चाहती होंगी कि वो उसी कामयाबी के साथ, उसी ताकत के साथ वो फिर बंगाल में आए और उन्हें जो है वो सर जोड़ की सियासत, गठजोड़ की सियासत का हिस्सा न बनना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एनआरसी और सीए के ताल्लुक से आप एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वो मुत्तहिद होकर एहतजाज करें। तो ऐसे में अवाम भी सवाल करेंगे कि अकेले क्या ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ जो है वो बहुत कुछ कर पाएंगी। और एक तरफ जहां ममता बनर्जी पर ये इल्जाम लगता है कि वो एनडीए के साथ रही हैं, ये इल्जाम ये बातें जो है वो उनका दामन नहीं छोड़ती। तो ऐसे में ममता बनर्जी को ये जवाब भी देना पड़ेगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई है, एक तरफ अगर बंगाल में बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, तो क्या इस जो एनडीए में जो जाने का तो रास्ता बहरहाल है, क्या कुछ वो- होगा उस पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना एजाज तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि ममता बनर्जी 13 जनवरी को दिल्ली में होने वाली अपोजिशन की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। एक और खबर, शहरियत कानून और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आज से गांधी शांति यात्रा का आगाज हो रहा है। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में ये यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा 30 जनवरी तक चलने वाली है। गांधी जी की यौम शहादत पर दिल्ली के राजघाट पर ये यात्रा खत्म होनी है। ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली से गुजरते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत तय करेगी। पूरे देश को यहाँ के युवाओं ने जागृत किया है और हम जो इस यात्रा पर निकल रहे हैं वो युवाओं के ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को और जागृत करने के लिए इस यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा की समाप्ति जो 30 जनवरी को राजघाट में होगी, उसके पहले सरकार बाध्य होगी इस बात के लिए कि वो सीए का कानून निरस्त करे, रिपील करे और घोषणा करे कि हम एनआरसी देश भर में लागू नहीं करेंगे। कोशिश कर रहा है। नगर निगम के स्कूलों के अंदर आज भी बच्चे नीचे दरी के ऊपर, फर्श के ऊपर, टाट के ऊपर बैठ के पढ़ाए जाते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। स्विमिंग पूल्स बनाए जा रहे हैं, लिफ्ट्स बनाई जा रही हैं, स्पोर्ट्स का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। और नगर निगम के स्कूलों के अंदर पढ़ाई का स्तर ऐसा है कि 5वीं क्लास पास करके बच्चा 74%, कोई स्टडी है जो कहती है 74% बच्चे जो नगर निगम के स्कूलों से 5वीं पास करके बाहर निकलते हैं वो हिंदी की सिंपल लाइन नहीं पढ़ पाते। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे जो हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनके प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूलों के 93% नतीजे और दिल्ली सरकार के 96% नतीजे आए हैं। ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ इनके ढलाव नजर आते हैं, जो कि पूरे दिल्ली के लिए, देश की राजधानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहां देखो वहां ढलाव। भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, कूड़ा कूड़ा कर दिया। इट इज नोन एज गार्बेज कैपिटल ऑफ इंडिया। शर्म आती है। जो इनका अपना स्वच्छ भारत है, 49 देश के सबसे बड़े जो शहर हैं उसमें बॉटम 10 के अंदर दिल्ली का नगर निगम आता है। जो प्रधानमंत्री जी का अपना कार्यक्रम था स्वच्छ भारत का, उसको भी ठीक से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर निगम में लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली को है वो जो गाजीपुर का जो पहाड़ है कूड़े का, वो अब ताजमहल की हाइट से भी ऊंचा होने वाला है। बहुत जल्दी उसकी हाइट जो है वो ताजमहल से भी ऊंची हो जाएगी, 240 फुट से ऊंचा हो जाएगा। ताजमहल की हाइट 240 फुट है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कहा के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल
की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया, उनको लोगों के सामने वो रख रहे हैं, लेकिन इस मौके पर भी वो बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूल रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी का कहना है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, केजरीवाल का सफाया होना तय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आए पर केजरीवाल से 5 गुना ज्यादा सब्सिडी हम देंगे। मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। बाइक रैली के जरिए बीजेपी आज चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी खुद बाइक चलाकर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सर, ये बताइए कि आज जिस तरीके से चुनावी रैली की शुरुआत आप लोग बाइक रैली से कर रहे हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे? युवाओं ने ठाना है बीजेपी को लाना है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए भ्रम को मिटाना है। सर, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनकी नीतियों से दिल्ली वाले खुश हैं। कोई बात नहीं, खुश थे तभी तो उनको लोकसभा में 7 सीटें मिल गई आम आदमी पार्टी को, इसीलिए तो लोकल बॉडी चुनाव में करारी हार मिली। अगर यही खुशी है तो बहुत अच्छा, इस बार भी खुशी मिलेगी। तो सर, दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार तय है? बीजेपी सरकार तय है और दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ होना तय है। अब चुनावी मुद्दे में क्या क्या रहेगा खास? आपको 14 तारीख को बताएंगे। हम इससे भी 5 गुना ज्यादा देने वाले, जो भी 5 साल में, लास्ट 5 साल में जो भी आम आदमी पार्टी क्लेम करेगी, अगले 5 साल में बीजेपी 5 गुना ज्यादा देगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि बीजेपी अगले 5 साल में 5 गुना ज्यादा चीजें देगी जो अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं उनसे, और दिल्ली में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार इस बार बनना तय है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के करीबी एजाज यूसुफ लकड़वाला को मुंबई पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया। 3 जनवरी को एजाज ने फिरौती के लिए किसी को कॉल की थी, उसे मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट से 21 जनवरी तक के लिए उसकी पुलिस तहवील मांगी है। वाज़ेह है कि एजाज की बहन को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस का दावा है कि एजाज की बहन ने ही कुछ अहम जानकारियां पुलिस को फराहम की। एजाज लकड़ावाला नाम का गैंगस्टर जो भारत के बाहर से एक्सटॉर्शन कॉल्स देके बम्बई में काफ़ी लोगों को धमकाता था, उसे मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच के अफसरान ने कल पटना में अरेस्ट किया। आज उसे कोर्ट के सन्मुख पेश किया गया और 21 जनवरी तक का पुलिस कस्टडी रिमांड इसी केस में प्राप्त किया गया है। पीएम मोदी की सदारत में नीति आयोग की अहम मीटिंग जारी है। मुल्क की मईशत पर माहिर माशियात के साथ ये मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और दीगर आला ओहदेदारान मौजूद हैं। ये मीटिंग इस वजह से भी काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि बजट 2020-21 के वज़ा करने का अमल जारी है। 31 जनवरी से बजट सेशन का आगाज़ होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अमरावती प्रिरक्षणा समिति की जानिब से शुरू करदा बस यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने बस को जब्त करते हुए विजयवाड़ा के APIAC दफ्तर के अहाते में मुंतकिल किया। पुलिस के तरीक़ेकार पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बेंच सर्किल पर धरना दिया। इस एहतजाज में CPI रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा भी मौजूद रहे। पुलिस के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। हालात कशीदा हो जाने की सूरत में पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू के अलावा CPI के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा और तेलुगु देशम पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद इनको रिहा भी कर दिया गया। मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना की मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमों पर मुश्तमिल मुत्तहदा मुस्लिम मजलिस अमल ने कल बाद नमाज जुमा ईदगाह मीर आलम से शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक पुरअमन तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया है। MIM सदर अज़दीन ओवैसी समेत उलमा, मुशाइकीन और दानिश्वरों ने अवाम से इस रैली में शिरकत करने की अपील की है। मुख्तलिफ मजहबी और रज़ाकाना तंजीमों की जुमे को होने वाली रैली को तायद हासिल है। लीडरों ने इस मौके पर अवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की पुरजोर अपील की है। नमाज का भी एहतमाम होगा।
1:15 बजे और एक ह्यूज मास रैली अगेंस्ट CAA, NRP, NRC मीर आलम ईदगाह से निकलेगी और शास्त्रीपुरम के पास वो जलसे आम में तब्दील होगी और उसके टाइमिंग्स शार्प 2 o'clock होगा, आफ्टरनून 2 o'clock 2 बजे दोपहर में, और 5 बजे जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। तो तमाम उलमा, मशाइखीन, अवाम से बिला मजहब व मिल्लत तमाम ही इंसानों से, सिटीजन से ये अपील करते हैं कि वो बड़े पैमाने पर इस रैली में शरीक हों। तमाम तबकात से, तमाम मज़ाहिब के लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में शरीक हों। पाकिस्तानियों से अपील है कि वो पहुंच जाए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बचाने के लिए सब आ जाएं और एक आवाज में होकर ये बताए कि हम सब एक है और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंशाअल्लाह बचाएंगे। से गुजारिश करता हूं कि इसमें भारी तादाद में शिरकत फरमाएं और इस जुलूस को पुरअमन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा शरीक हों और अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द श्रीनगर पहुंच चुका है। ये वफ्द 16 ममालिक के सफ़ीरों पर मुश्तमिल है जो कि जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। ये वफ्द जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू के साथ अवामी और समाजी नुमाइंदों से भी खास मुलाकात करने वाला है। P5 कंट्री डेलीगेशन आज वादी कश्मीर के दौरे पे आएंगे और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी सिनेरियो का जायज़ा लेंगे। इससे पहले भी यहाँ पे एक डेलीगेशन आई थी, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद उन्होंने कश्मीर की सिचुएशन का रिव्यू लिया था और यहाँ के हालात के बारे में बात की थी। फिलहाल आज P5 कंट्री डेलीगेशन यहाँ पे आ रही है जिसमें गल्फ कंट्रीज और US के नुमाइंदे होंगे जो कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। समीउल्ला, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। फांसी की सजा के हुक्म के बाद निर्भया के मुजरिमों में से एक विनय शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 4 मुजरिमों की फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए मुजरिमों को 14 दिनों का वक्त दिया था। निर्भया गैंगरेप मामले में AP सिंह जी ने विनय सिंह को लेकर क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर दी है। विनय शर्मा को लेकर सर बताइए। आज इसमें केस में जो कन्विक्ट है विनय कुमार शर्मा की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में 5 जस्टिस के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डाली है, जिसमें 5 ऑनरेबल जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो उसको डिसाइड करेंगे। और उसमें हमने बहुत से फैक्ट लिए हैं क्योंकि जो पिछला हुआ कार्य उसमें बहुत से फैक्ट 2019 में आए हैं, उन सारे फैक्ट को हमने शामिल किया है और नई ग्राउंड हैं बिल्कुल 2017 के बाद से अब तक के वो केसेस हमने साइट किए हैं उसमें, जिनमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस केस से अधिक जो ब्रूटलिटी हुई, क्रूएल्टी हुई, उनमें फांसी की सजा थी, उसको लाइफ सेंटेंस में कमिट किया गया। बाकी लोगों को कब आप फाइल करेंगे, बाकी लोग जो दोषी हैं? देखिए, हमने कल एप्लीकेशन पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में लगाई है, जिसमें हमने एप्लीकेशन के द्वारा जेल अथॉरिटी से पवन कुमार गुप्ता के SLP के डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं जिससे हम उसकी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकें। अक्षय कुमार सिंह के ऑर्डर मांगा है, रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर मांगा है, जिसमें हमने उसमें ये मांग की है कि वो हमें ऑर्डर मिले जिससे हम उसकी क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकें। ये हमारी लीगल रेमेडीज है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं 22 जनवरी का ऑर्डर है वो बिल्कुल आर्बिट्रेटरी है, जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस पड़ा हुआ है, रॉबरी वाला केस पड़ा हुआ पेंडिंग है, उसको दिल्ली सरकार ने, तिहाड़ जेल ने, कोर्ट ने सबने उसे छिपाया और एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। तो ये AP सिंह थे जिन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन विनय शर्मा की दाखिल कर दी है और लोगों की भी पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होनी है, जल्द ही उसको भी दाखिल किया जाएगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
सफर हज 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कर्नाटक के आज़मीन हज का कल कुरा अमल में आएगा। बेंगलुरु के हज भवन में कुरानंदाजी होनी है। कल शाम 4 बजे ऑनलाइन कुरे का इफ्तिताह होगा। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग की सदारत में कुरानंदाजी की तकरीब मुनक्किद होगी। इस साल कर्नाटक रियासती हज कमेटी को 9,823 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासत का हज कोटा तकरीबन 6,000 पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल आज़मीन हज की दरख्वास्त फॉर्मों में कमी देखी जा रही है। और वहीं मरकजी हज कमेटी से आज़मीन हज की रवाना होने वाली कुरानंदाजी की शुरुआत हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कुरानंदाजी होनी है। 20 जनवरी तक कुरानंदाजी का सिलसिला मुकम्मल होने की उम्मीद जताई गई है। ये कुरानंदाजी सिर्फ 14 रियासतों में होगी। दिल्ली और गुजरात में गुज़िश्ता रोज़ कुरानंदाजी हो चुकी है। दिल्ली से 2129 आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है, जिनमें 24 ख़वातीन बग़ैर महरम के सफ़र हज पर जाएंगी। 3,174 आज़मीन का नाम वेटिंग लिस्ट में है। दिल्ली में मजमूई तौर से 5,303 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी के दरमियान आज बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट हमला किया गया। ज़राए के मुताबिक इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इराकी फ़ौज ने हमले की तस्दीक कर दी है। बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खाने हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया से खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसा मालूम होता है ईरान पीछे हट रहा है, जो कि तमाम मुतालिका फरीकीन और दुनिया के लिए अच्छी बात है। उन्होंने ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान किया। As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, नहीं हुआ ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान। ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान। इराक पर 2 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले में जानों का जिया नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से खिताब के दौरान ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि हमले के फौरी बाद किए गए ट्रंप के ट्वीट और उनके मीडिया से खिताब में वाज़ेह फर्क है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में हलाकतों और तबाही का जायजा लेने की बात कही थी। ईरान को सख्त जवाब देने के अज़्म का इजहार भी उन्होंने किया था। अब इनका कहना है कि अमेरिका फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यानी ट्रंप के लफ्जों में यूं कहें कि जब जानी नुकसान नहीं तो जवाब क्यों दिया जाए, मतलब कशीदगी को कम करने की सूरत तलाश की जाएगी। Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. अमेरिकी जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाब को अब अमेरिका जारहियत बता रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान पर मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जोहरी माहदे में शामिल दीगर फरीकों पर जोर दिया कि वो इस माहदे से अलहदगी इख्तियार कर लें। उन्होंने नाटो से मशरिक़ वस्ता में किरदार निभाने की अपील भी की। Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality.
They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का इन्हिसार मशरिक़ वस्ता के तेल पर नहीं है। उन्हें अब मशरिक़ वस्ता के तेल की जरूरत नहीं। इनका दावा है कि अमेरिका में इस वक्त दुनिया भर के मुकाबले में ज्यादा तेल और गैस पैदा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।